Good morning everyone. Welcome to the third video tutorial. हम लोगों ने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बात की थी वूंड हीलिंग को हम लोगों ने स्टार्ट किया था. We have studied about the wound healing और हमने कहा था कि there are 4 phases involved in the wound healing. So first phase की जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने देखा था that was the hemostasis phase जिसमें basically clot formation हो रही है. In the second phase inflammation phase basically वो phase इसलिए शुरू हो रहा था so as to remove the infection. इसमें हमने कहा था कि मोस्ट पोटेंट सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करने का हेल्प करते हैं. उसके बाद देयर आर मैक्रोफेजेस जो एज अ सफाई कर्मचारी काम करते हुए सारा कुछ जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको लिक्विफाई करके द फॉर्म ऑफ पस उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. जैसे ही ये पस फॉर्मेशन सीज होती है यानी पस फॉर्मेशन खत्म हो जाती है दैट मीन्स की इन्फेक्शन जो है अब खत्म हो गया है. ऑल द इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरिया वायरस की फॉर्म में था उसको आपकी बॉडी ने खत्म कर दिया है. इसके बाद वुंड हीलिंग एक्चुअल हीलिंग की तरफ मूव करती है. अभी तक तो सिर्फ इन्फेक्शन रिमूवल की बात हो रही थी कि ओनली द इन्फेक्शन रिमूवल वाज डन इन इन्फ्लेमेशन फेज. नाउ द एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट्स एंड सो द थर्ड फेज इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन. इस फेज को नाम दिया जाता है प्रोलिफरेशन फेज. दिस प्रोलिफरेशन फेज इज डिवाइडेड इनटू टू रिकंस्ट्रक्शन एंड एपिथेलियलाइजेशन. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड एपिथेलाइजेशन. So let's discuss one by one what exactly this reconstruction is and then what exactly this epithelialization phase is. Basically reconstruction नाम से ही पता लग रहा है दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना. Reconstruction दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना. तो जो पहला फेज है रिकंस्ट्रक्शन, मैक्रोफेजेस, आपको याद है मैक्रोफेजेस की मैंने बात की थी कि मैक्रोफेजेस जो है पस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. मैक्रोफेजेस धीरे धीरे जब इन्फ्लेमेशन फेज खत्म होता है और प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है तो मैक्रोफेजेस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे वुंड एरिया में डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. लेकिन मैक्रोफेजेस जाने से पहले कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को इनिशिएट करके जाते हैं. ठीक है, जहां से आपका ये रिकंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट होता है. बेसिकली ये रिकंस्ट्रक्शन और एपिथेलाइजेशन फेज दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक चल रहा है और दूसरा बाद में चलेगा. साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ दीज फेजेस आर रिकंस्ट्रक्शन एंड एपिथेलाइजेशन. So let's first try to understand about reconstruction, then we'll discuss about epithelialization. So in the reconstruction phase, basically two types of growth factors are released. These two growth factors are FGF, fibroblast growth factor, and VEGF, vascular endothelial growth factor. Now this proliferation phase has been initiated by macrophages. Remember, macrophages जाने से पहले they release some platelet-derived growth factors. These growth factors helps in development of this proliferation phase. And उस proliferation का first है reconstruction, जिसमें दो तरह के growth factors release होते हैं. First is FGF, that is fibroblast growth factor, and second is VEGF, vascular endothelial growth factor. Fibroblast growth factor helps in development of fibroblasts. Fibroblasts हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं डेवलपमेंट इन ऑफ कोलेजन. कोलेजन अगर आपको याद हो, कोलेजन हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी हम लोगों ने जब हम स्किन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कोलेजन एंड इलास्टिन. These are two types of protein that is abundantly found in the dermis layer, the second layer of the skin. तो यानी ये जो FGF है, fibroblast growth factor, it helps in development of this collagen, this elastin and extracellular matrix. ECM is extracellular matrix. Extracellular matrix का मतलब है बीच की स्पेस. कोलेजन इलास्टिन, बेसिकली जो कोलेजन और इलास्टिन है वो फाइबर्स की फॉर्म में है, थ्रेड्स हैं. जैसे धागा होता है ना, धागे होते हैं. ये धागे आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़कर एक जाल सा बनाते हैं. लेकिन उस जाले के बीच में तो जगह होती है, कुछ स्पेसेस होते हैं. जैसे आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, उसके बीच में भी थोड़े स्पेसेस होते हैं. उन स्पेसेस को भरने का काम करता है ये ECM, that is called as extracellular matrix. So reconstruction phase में FGF, the fibroblast growth factor, helps in development of fibroblasts. These cells or the fibroblasts helps in development of collagen, elastin and ECM. The second type of growth factor that is released is called as VEGF, vascular endothelial growth factor. This vascular endothelial growth factor helps in angiogenesis. ये किसमें हेल्प करता है? Angiogenesis. Angiogenesis का मतलब होता है formation of new blood vessels. यहाँ पर new blood vessels डेवलप होनी शुरू हो जाती है, right? Angiogenesis की वजह से. अब ये new blood vessels क्यों डेवलप हो रही है? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमारा जो ब्लड है, it is the most important carrier of your body. ये एक सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसका काम है ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स. बेसिक फॉर्म जो हमारी लाइफ की है वो क्या है? ये तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं. इन तीन चीजों को, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है आपकी बॉडी के हर सेल में. वो काम किसका है? ब्लड का. सो बेसिकली क्योंकि यहाँ जो नई ब्लड वेसल्स डेवलप हो रही है यहाँ पर,
ये यहाँ पर ब्लड की फ्लो को, यानी यहाँ पर अब ज्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा क्योंकि नई ब्लड वेसल्स है तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा, और वो ज्यादा अमाउंट में ब्लड अपने आप में ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट से फिल्ड अप होगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं ग्रोइंग सेल्स और टिश्यूज को फर्दर ग्रो करने। क्योंकि कहा जाता है, अगर आपको हम लोग जब छोटे होते थे हम लोग को कहा जाता था कि भाई बहुत सारा दूध पियो, बहुत सारा घी मक्खन खाओ, क्योंकि जितना आप मतलब खाओगे उतना ही आप जल्दी डेवलप होंगे। तो आप यही समझ लो कि ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर पहुंच रहा है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स। ये जो सेल्स यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, ये जो फाइब्रोब्लास्ट के जो सेल्स हैं जो यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, ये ग्रो ज्यादा अच्छे से होते हैं व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। So there is fibroblast growth factor and vascular endothelial growth factor. Simultaneously यहाँ पर एक second type भी चल रही होती है, that is called as epithelialization. मैंने कहा था proliferation is divided into two, reconstruction and epithelialization. So in this epithelialization phase, another growth factor is released which is called as EGF, epithelial growth factor. FGF, fibroblast growth factor, VEGF, vascular endothelial growth factor, and EGF is now epithelial growth factor. ये एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर जैसे ही डेवलप होता है तो हमारा जो फर्स्ट फेज में क्लॉट बना वो क्लॉट इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाता है, एंड दिस EGF हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू आपका जो टॉप मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस लेयर का पार्ट है ये एपिथेलियल टिश्यू। यानी हमने डर्मिस लेयर भी डेवलप कर दी, और अब इस EGF की वजह से आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस लेयर वो भी डेवलप होनी शुरू हो गई, राइट। एंड दिस ये जो सारा प्रोलिफरेशन का फेज है, मोस्टली जो जब भी आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में बात करेंगे तो आपसे डॉक्टर यही पूछेगा, यार आपका ये वुंड हीलिंग का प्रोडक्ट ग्रेनुलेशन कितनी देर में करता है। सो ग्रेनुलेशन इज व्हेन द इन्फेक्शन हैज बीन फिनिश्ड, सारा इन्फेक्शन खत्म हो गया है और अब जो वुंड है असली हीलिंग की तरफ चल रहा है। सो दिस ग्रेनुलेशन इज मार्क्ड बाय व्हाइट कोलेजन। ये आपको दिखता कैसा है, अगर आप किसी वुंड को देखेंगे जो भर रहा है धीरे धीरे, उसको आप देखेंगे तो इट हैज व्हाइट कलर का उसमें एरिया होता है विद रेड स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स होते हैं उसमें। Those white area is the collagen, the new collagen that has developed, and red spots are the new blood vessels. वो new blood vessels हैं जो वहाँ पर develop हुए हैं। So this is called as granulation. Granulation is when the actual healing has started. और वहाँ पर collagen development भी शुरू हो गई है, वहाँ पर जो है new blood vessels भी develop हो रही हैं, इसके साथ साथ जो epithelial tissue है, जो top most layer है, उसका भी develop होना start हो गया है, right? So this is the proliferation phase. Finally, after the proliferation, the wound healing enters into the last phase, which is called as remodeling. ये remodeling basically एक ऐसा phase है जिसमें maybe it is said that maybe ये phase complete हो या ना हो। ये immediately भी complete हो सकता है, it might take 6 months or a year for completion, and it might not happen also. ये भी हो सकता है कि ये जो phase है ये हो ही ना wound healing का। Basically इस remodeling phase में दो तरह के काम होते हैं। सबसे पहले जो फाइब्रोब्लास्ट बने हैं, अभी पिछले में हम लोगों ने फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से फाइब्रोब्लास्ट जो है थे, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू मायोफाइब्रोब्लास्ट। ये कन्वर्ट हो जाते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट में। ये मायोफाइब्रोब्लास्ट वुंड एरिया के एजेस को पकड़ के, मतलब आप ये समझ लो कि जैसे जो वुंड का एरिया है उसको फर्दर हम कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अच्छे से उसको दबा रहे हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं, हम लोगों ने बाहर जाके हम लोगों ने एक जमीन में खड्डा खोद दिया, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद आपने उसमें दोबारा से मिट्टी डाल दी, वो गड्ढा जो था वो ऐसा वुंड समझ लो आपने उसमें दोबारा से मिट्टी डाल दी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कोलेजन डेवलपमेंट। कोलेजन डेवलपमेंट हुई और दोबारा से उसमें मिट्टी डाल दी। उसके बाद आपने उसमें पानी डाल दिया, वहां पर मतलब न्यू ब्लड वेसल्स ने वहां पर जो है पानी वाला एरिया प्रोवाइड कर दिया। अब आप जो है पैर से लेकर उसको दबा रहे हो अच्छे से, तो वो दबाने वाला काम ये है, ये मायोफाइब्रोब्लास्ट कर रहे हैं, सो दैट कि जो कोलेजन है वो अच्छे से सेट हो जाए, वहां पर कहीं पर भी फ्री एंड्स ना रहे। इसके साथ साथ सेकंड स्टेप में जो टाइप 3 कोलेजन बना है पीछे, वो टाइप 3 कैटेगरी का है। दैट टाइप 3 कोलेजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू टाइप 1। टाइप 1 हमारा ऐसा कोलेजन है जो हमारा नॉर्मल बॉडी में पाया जाता है, लेकिन जब भी हीलिंग स्टार्ट होती है इट इज यूजुअली ऑफ टाइप 3, मतलब थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है, दैट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू टाइप 1 कोलेजन। सो बेसिकली इस रीमॉडलिंग फेज में जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि किसी भी तरह की जो स्कार डेवलपमेंट है, जो निशान है, वो कम से कम रहे। निशान जितना कम रहेंगे उतना ही वुंड हीलिंग जो है बेटर होगी, राइट। सो दिस इज हैपनिंग इन दिस रीमॉडलिंग फेज व्हिच मे और मे नॉट अकर। सो फाइनली वुंड हीलिंग को अगर हम एक
एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम देखते हैं तो अक्यूट वुंड के केस में सबसे पहला स्टेप है कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग, देन देयर इज इन्फ्लामेशन, देन देयर इज फाइब्रोप्लेसिया जिसको मैंने प्रोलिफरेशन फेज भी कहा था, जिसमें कि हमारा कोलेजन फॉर्मेशन हो रही थी एंड एपिथलाइजेशन हो रही थी, देन देयर इज एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, फाइनली देयर इज रीमॉडलिंग और जो वुंड है वो हील हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से वुंड एरिया में एक्सेस पैथोजेंस या एक्सेस इन्फेक्शन है तो वो वुंड एरिया ठीक नहीं होगा और वहां पर टिश्यू डैमेज होता रहेगा। अगर वहां पर किसी तरह से माइक्रोवेस्कुलर इंजरी है जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हुआ है, माइक्रोवेस्कुलर इंजरी मतलब ब्लड वेसल जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए, ब्लड वेसल जो है वहां पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स सेल्स टिश्यूज को नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी एक रीजन होता है सेल डेथ का, राइट, जिसकी वजह से ये कोई भी एक्यूट वुंड क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अदर टू फेजेस। हम लोगों ने चारों फेजेस को कवर कर लिया है। फर्स्ट वाज हीमोस्टेसिस, देन देयर वाज इन्फ्लामेशन, फिर प्रोलिफरेशन, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, रिकंस्ट्रक्शन एंड एपिथलाइजेशन, एंड फाइनली रीमॉडलिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द यूएसपीज ऑफ आवर ब्रांड, ऑफ द प्रोडक्ट। It has antibacterial as well as antifungal action. It has wound healing enhancement action, maintains acidic pH of wound, helps in boosting immunity, analgesic action, helps removal of necrotic tissue, provides nutritional support, and there is no irritation with this product. Thank you. आप इस वीडियो को प्लीज अच्छे से देखिए, दोनों वीडियोस को मिला के अच्छे से इन फेजेस को समझिए। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आई विल समराइज द कंप्लीट वुंड। थैंक यू।